अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक। ये जो हमारे पास पैसिव मोबिलाइजेशन जो था उसका चैप्टर, उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। पहली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसका लिंक ऊपर आपको कार्ड में शो हो रहा होगा, आप वहाँ से जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। अब मैं दूसरी आपको टाइप बता रही हूँ जिसका नाम है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक। ये फर्दर सब डिवाइड थ्री टाइप में: मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट, मैनिपुलेशन ऑफ द जॉइंट एंड थ्री कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ द टाइटन स्ट्रक्चर। तो हम इन सब टाइप्स को एक एक दफ़ा देख लेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट क्या होता है। मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये स्मॉल रिपीटेटिव रिदमिकल ऑसिलेटरी लोकलाइज एसेसरी फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ ये सारी जो टेक्निक्स हैं, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, ये फिजियोथेरेपिस्ट ही करवाता है, पेशेंट खुद से नहीं कर पाता। ठीक है। मोबिलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, ये स्मॉल रिदमिकल मूवमेंट्स होती हैं। ये मतलब लोकलाइज एसेसरी का मतलब है कि लोकलाइज मतलब एक जॉइंट पे, मतलब जिस जॉइंट पे अगर हम कर रहे हैं उसी जॉइंट पे ये मूवमेंट होगी। और एसेसरी का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एसेसरी रोलिंग स्लाइडिंग जो विद इन द जॉइंट मूवमेंट हो रही होती है उसको हम एसेसरी मूवमेंट कह रहे होते हैं। तो क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी इस रिस्ट पे मैंने मूवमेंट करवानी है, मोबिलाइजेशन करवानी है इस जॉइंट पे, तो मैं स्मॉल रिपीटेटिव मूवमेंट्स करवाऊंगी इस जॉइंट पे, रिदमिकल ऑसिलेटरी मूवमेंट करवाऊंगी। तो क्या होगा, फिजियोथेरेपिस्ट ये मूवमेंट करवाएगा तो वो उस जॉइंट पे मोबिलाइजेशन हो रही है। फिर आगे लिखा हुआ है इन वेरियस एम्पलीट्यूड विद इन द अवेलेबल रेंज अंडर द पेशेंट कंट्रोल। इसका मतलब है अगर फॉर एग्जांपल मेरी जॉइंट की जो रेंज है सिर्फ वो यहाँ तक है, इससे आगे मेरा जॉइंट जो है वो आगे मूव नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करवाना है, फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या करवाना है कि सिर्फ उसी रेंज में, अवेलेबल रेंज में वो क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा, तो मोबिलाइजेशन करवाएगा। और उसकी जो मोबिलाइजेशन होगी, उसकी जो एम्पलीट्यूड या स्पीड होगी वो वेरी कर रही होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हाई एम्पलीट्यूड है तो लो स्पीड होगी, और अगर लो स्पीड है तो अगर हाई स्पीड है तो लो एम्पलीट्यूड होगा। तो इस तरह से उसकी जो स्पीड और एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा होगा। फिर हमें इसका पता है कि मोबिलाइजेशन की जो आगे ग्रेड्स होते हैं हमारे पास, और इन ग्रेड्स को आप डिफरेंट बुक्स में, जो कैल्टन थेरेप्यूटिक की बुक है, आप वहाँ पे भी जाके इन ग्रेड्स को पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ आपको मोबिलाइजेशन का बताया कि मोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट होती क्या है, ये स्मॉल रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, और ये अवेलेबल रेंज में होती हैं। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये विद इन द अवेलेबल रेंज में होती हैं और ये स्मॉल रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, इसमें डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। ठीक है। अब हम अपनी सब टाइप देख लेते हैं जिसका नाम है मैनिपुलेशन ऑफ द जॉइंट। मैनिपुलेशन ऑफ द जॉइंट जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट भी करवा सकता है, दूसरा सर्जन और फिजिशियन भी करवा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट वो कैसे करवाएगा मैनिपुलेशन, कि वो क्या करता है कि एट द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज वो एक क्विक थर्स्ट देता है पेशेंट को या उस जॉइंट पे पेशेंट के। तो क्या होता है, उसकी उस जॉइंट की मैनिपुलेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस जॉइंट पे, ये स्मॉल जॉइंट्स पे नहीं होते, ये बिग जॉइंट जो होते हैं हमारे पास स्पाइन पे, ऐसी मैनिपुलेशंस होती हैं। वो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए सिर्फ इधर बता रही हूँ कि अगर मेरी रेंज जो है, मैंने मोबिलाइजेशन करते करते मेरी रेंज इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब मेरी रेंज यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस एंड ऑफ द रेंज में मैं क्या करूँगी, एक क्विक थर्स्ट दूंगी। तो क्या होगा कि मैं उस जॉइंट पे पेशेंट के मैनिपुलेशन कर रही हूँ, और उसकी जो रेंज है या उसका पेन है वो कम हो जाएगा इस मैनिपुलेशन टेक्निक को करने से। सर्जन और फिजिशियंस कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि सर्जन जो होता है वो पेशेंट को एनेस्थीसिया देता है, और एनेस्थीसिया के बाद जो होता है वो पेशेंट की मैनिपुलेशन करता है। जब वो एनेस्थीसिया देता है, एनेस्थीसिया देने का मकसद ये है कि पेशेंट को उस वक्त पेन ना हो और वो ग्रेटर फोर्स के साथ उस जॉइंट को मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, जब वो ग्रेटर फोर्स के साथ मैनिपुलेट करेगा तो उसकी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो वहाँ पे एडिशंस बन जाती हैं, मसल ज़्यादा देर अगर स्टिफनेस उधर रही, टाइट स्ट्रक्चर, टाइट मसल्स रहे, तो वहाँ पे एडिशंस बनना शुरू हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये मैनिपुलेशन टेक्निक उस एडिशंस को भी ब्रेक डाउन करती है। अगर एडिशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर तो हमने मैनिपुलेशन जो है वो हमने प्रोग्रेसिवली करनी है। प्रोग्रेसिवली करने का मकसद ये होगा कि हम जो वहाँ पे ट्रॉमा है, एक्सेसिव ट्रॉमा और एक्सुडेशन है,
एक्सुडेशन का मतलब कि वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड वो जो हो रहा है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। अगर हम प्रोग्रेसिवली जो मैनिपुलेशन करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे ट्रॉमा जो है वो हमारे पास अवॉइड हो सकेगा, प्रिवेंट हो सकेगा, और जो एक्सुडेशन है वहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रही है फ्लूइड की वो भी हमारे पास प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एफर्ट, अगली जो पैराग्राफ में ये बात भी लिखी हुई है कि मैक्सिमम एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट एंड अ फिजियोथेरेपी मस्ट बी एक्सर्टेड आफ्टर मैनिपुलेशन टू मेंटेन द रेंज ऑफ मूवमेंट। इसका मतलब है कि हमने जो मैक्सिमम फोर्स लगानी है उस पार्ट पे जिधर पेशेंट को हमने मैनिपुलेट करना है, और फिजियोथेरेपिस्ट भी मैक्सिमम फोर्स लगाए ताकि जब वो उसके जो वो नेक्स्ट सेशन में आए तो उसकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अगर वो मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास फाइब्रस जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे जो एक्सुडेशन है वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से वहाँ पे और मज़ीद न्यू एडिशंस बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमें मैक्सिमम फोर्स के साथ और बड़े ग्रेटर फोर्स के साथ हमें मैनिपुलेशंस करनी चाहिए। अगली हमारे पास जो है कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग ऑफ द टाइटन स्ट्रक्चर, ये हमारे पास थर्ड टाइप है। इससे हमारे पास इस हेडिंग से ये पता चल रहा है कि हमने सस्टेन स्ट्रेच देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास मसल्स टाइट हैं वहाँ पे हमने एक सस्टेन स्ट्रेच देना है, कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेच देना है, ताकि जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो इंक्रीज हो सके, और ये हमने पैसिवली करना है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ही करवाएगा। अब मूवमेंट है वो स्ट्रेच देने से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये लिखी है कि मूवमेंट कैसे इंक्रीज होगी, हम अगर एडिशन जिन जगहों पे है, मैंने जैसे आपको बताया जहाँ जहाँ मसल टाइट है वहाँ पे एडिशन या कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या उस एडिशंस और कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट हम कैसे करेंगे, जब हम मसल की स्ट्रेचिंग करवाएंगे तो क्या मूवमेंट इंक्रीज होगी, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, और वहाँ पे जो एडिशंस हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी। दूसरा कि लेंथनिंग ऑफ द मसल ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ टेंडन प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी टेंडन पे हमारे पास इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे मसल उस प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे मसल्स जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर दें तो मसल को हम क्या करवाएंगे, लेंथनिंग करवाएंगे। उस कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके अगर मसल की लेंथनिंग की करवाई जाए तो क्या होता है, मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब प्रिंसिपल ऑफ गिविंग कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग में भी यही बात जैसे पीछे हमने पढ़ी कि हमें पेशेंट की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, और जो उसकी फिक्सेशन है वो भी हमने ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट ने ग्रैब्स करनी है कि आराम से जो वो सस्टेन स्ट्रेच फिजियोथेरेपिस्ट लगा रहे हैं वो आराम से वो अप्लाई हो सके। जो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे हमने उस स्ट्रक्चर को फिक्सेट करना है ताकि जो स्ट्रेच है वो आराम से प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, ये वो सिमिलर बातें वही वाली लिखी हैं जो पहले हमने बताई थी, सपोर्ट, फिक्सेशन, रिलैक्सेशन। आप सारे पॉइंट इसमें प्रिंसिपल ऑफ गिविंग सस्टेन कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग में लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग। इसमें हमारे पास दो पॉइंट है, स्टेडी एंड सस्टेन स्ट्रेच। ठीक है, अब सस्टेन स्ट्रेच हम तब लगाएंगे जब हमने स्पास्टिसिटी को ओवरकम करना है। स्पास्टिसिटी मतलब कि जब मसल्स हमारे पास टाइट हो जाते हैं तो हम उसको ओवरकम करने के लिए सस्टेन स्ट्रेच देते हैं। फॉर एग्जांपल हेमीप्लेजिक पेशेंट्स में, स्ट्रोक के पेशेंट में जो प्लेजिक पेशेंट होते हैं जिनमें एक साइड जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक स्लो स्ट्रेच देते हैं, स्लो एंड सस्टेन स्ट्रेच देते हैं। मतलब सस्टेन स्ट्रेच का मतलब होल्ड रखते हैं, ताकि स्ट्रेच देने के बाद थोड़ी देर होल्ड रखते हैं ताकि वहाँ पे रिलैक्सेशन है वो प्रोड्यूस हो सके और जो मसल्स हैं वो लेंथन हो सकें। ठीक है, ताकि वो जो टाइटनेस है उस जगह पे उस मसल की वो जो है वो ओवरकम हो सके। दूसरा पॉइंट है स्टेडी एंड प्रोलॉन्ग पैसिव स्ट्रेच। ठीक है, प्रोलॉन्ग पैसिव स्ट्रेच का मतलब है कि हमने उसको काफ़ी टाइम के लिए स्ट्रेच पोजीशन में रखा ताकि जो वहाँ पे लिगामेंट, फेशिया और फाइब्रस शीट्स ऑफ द मसल्स हैं उन पे जो वो शॉर्ट हुए में उनको ओवरकम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर टेलिप्स इक्वाइनो वायरस अगर आप उन पेशेंट्स को देखो तो उनका जो फुट होता है वो मीडियली रोटेट होता है। अगर हम, ठीक है, मीडियली रोटेट होता है, वो उसको लेटरली रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम उनमें स्प्लिंट लगा दें, ऐसे स्प्लिंट लगा दें तो जब हम स्प्लिंट लगा देंगे तो उनका जो फुट है वो हमारे पास लेटरली रोटेट रहेगा। इसका मतलब वो ज़्यादा देर तक हमारे पास जो स्प्लिंट है उस पोजीशन को मेंटेन रखेगा। तो इसलिए
लिए हम प्रोलॉन्ग प्रेसिव स्ट्रेच देते हैं इन कंडीशंस में, ताकि जो उसके शॉर्ट लिगामेंट हैं, फेशिया हैं, वो उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो सके, और जो उनकी जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए हम ये वाला स्ट्रेच देते हैं। ये हमारे पास इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें जो आपको कोई भी सवाल पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।